नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं, संक्रमण, जो एक गर्भवती महिला में शायद थोड़ी सी थकान या हल्का बुखार, बस, या शायद वो भी नहीं, कोई लक्षण ही ना दिखाएं, हाँ। लेकिन वही संक्रमण गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए मतलब बेहद गंभीर, यहाँ तक कि जीवन बदल देने वाले परिणाम ला सकते हैं। जी बिल्कुल। आज हम कुछ ऐसे ही इन्फेक्शंस के ग्रुप पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। इन्हें कहते हैं टॉर्च संक्रमण। टॉर्च, हाँ। ये वो संक्रमण है जो गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे में फैल सकते हैं। हमारी ये जो बातचीत है, ये एक मेडिकल दस्तावेज का चित्र पर आधारित है, जिसमें इन इन्फेक्शंस का ना काफी अच्छा विवरण दिया गया है। जी। तो हमारा मकसद है इस जानकारी को खंगालना और समझना कि ये संक्रमण आखिर फैलते कैसे हैं, माँ पर क्या असर होता है इनका, और सबसे जरूरी, नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर इनके कितने गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। चलिए इस जानकारी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। टॉर्च, जैसा आपने कहा, ये बेसिकली एक एक्रोनिम है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है कुछ खास जन्मजात संक्रमणों के लिए। टी मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अच्छा। ओ होता है अदर एजेंट्स यानी अन्य। आर है रुबेला। रुबेला, हाँ। सी है साइटोमेगैलोवायरस, CMV जिसे कहते हैं, और H है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ओके। हमारे सोर्स में अदर में सीधे तौर पर तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये टर्म अक्सर सिफिलिस जैसों के लिए यूज होता है, और सोर्स में कुछ और एजेंट्स का भी जिक्र है, उन पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। और ये सभी इन्फेक्शंस इतने अहम इसलिए हैं क्योंकि ये गर्भावस्था में प्लेसेंटा मतलब गर्भनाल को पार कर सकते हैं या फिर जन्म के समय माँ से बच्चे तक पहुंच सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि ये बच्चे में गंभीर जन्मजात दोष या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, स्थायी स्वास्थ्य दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है, थोड़ी अजीब भी, कि माँ का जो इम्यून सिस्टम है वो तो अक्सर उसे बचा लेता है गंभीर असर से, कई बार लक्षण भी नहीं आते। हाँ, ये आपने शुरू में कहा था। लेकिन जो गर्भ में बच्चा पल रहा है या नवजात शिशु जिसका इम्यून सिस्टम अभी पूरी तरह बना नहीं है, वो इनके प्रति कई ज्यादा वल्नरेबल होता है, असुरक्षित। तो चलिए टॉर्च के टी से शुरू करते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। सोर्स में लिखा है कि ये फैलता है बिल्ली के मल से या अधपका मांस खाने से। हाँ, टॉक्सोप्लाज्मा। लेकिन जो बात मुझे चौंका रही है वो ये कि माँ में अक्सर कोई लक्षण ही नहीं होते। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, ये सचमुच चिंता की बात है, और टॉक्सोप्लाज्मोसिस में ये काफी आम भी है, माँ को पता ही नहीं चलता, लेकिन बच्चे पर असर बहुत गंभीर हो सकता है। सोर्स में क्लासिक तिकड़ी मतलब 3 मुख्य लक्षण एक साथ बताए गए हैं। अच्छा, क्या है वो? एक है कोरियो रेटिनाइटिस, इसमें आंख के अंदर रेटिना में सूजन आ जाती है। ओह, आंखों पर असर। हाँ। दूसरा है हाइड्रोसेफेलस, जिसे आम भाषा में कहते हैं दिमाग में पानी भरना, सिर का साइज बढ़ जाता है। ये सुना है। और तीसरा है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, मतलब दिमाग के टिश्यू में कैल्शियम जमा हो जाना। बाप रे। और सोर्स ये भी बताता है कि कभी-कभी स्किन पर ब्लूबेरी मफिन जैसे दाने दिख सकते हैं, छोटे नीले बैंगनी धब्बे। ब्लूबेरी मफिन, राशि नाम तो। हाँ, ये कुछ और इन्फेक्शंस में भी आता है, बेसिकली स्किन के नीचे खून रिसने से होता है। अच्छा। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये साफ है कि प्रेगनेंसी में साफ सफाई कितनी जरूरी है। खासकर अगर घर में बिल्ली है तो उसके लिटर बॉक्स को संभालते वक्त सावधानी। हाँ बिल्कुल। और खाना, खासकर मीट, अच्छी तरह पकाकर खाना, ये बहुत जरूरी है। सही बात है। अगला अक्षर है आर, रूबेला। इसे जर्मन मीजल्स भी कहते हैं ना? जी हाँ, जर्मन मीजल्स। सोर्स के मुताबिक ये फैलता है खांसने या छींकने से, मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स से। हाँ। माँ, इसके लक्षण क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट में लिखा है रैश मतलब दाने, लिम्फेडेनोपैथी यानी लिम्फ नोड्स में सूजन, और जोड़ों में दर्द या सूजन। हाँ, रुबेला में माँ को थोड़े लक्षण आ सकते हैं, पर ये माँ के लिए ज्यादा गंभीर नहीं होती। अच्छा। लेकिन बच्चे के लिए कहानी बिल्कुल अलग है, खासकर अगर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में हो जाए। ओह, तो वो ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा। यहाँ भी सोर्स एक क्लासिक तिकड़ी बताता है जो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम की पहचान है। ओके, इसमें क्या क्या है? इसमें है आंखों की गंभीर समस्याएं, खासकर मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट्स। आंखों की दिक्कत फिर से? हाँ। दूसरा, सेंसरी न्यूरल बहरापन, मतलब सुनने की नस खराब हो जाती है। बहरापन। और तीसरा, जन्मजात हृदय रोग जैसे PDA,
पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, दिल की एक नस खुली रह जाती है जन्म के बाद भी। ये तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल। सोर्स में एक मजेदार मेमोरी एड भी दिया है, आई हार्ट रूबेला, और इयररिंग्स शायद कानों की दिक्कत, मतलब बहरापन। याद रखने का तरीका है बस। हाँ, अच्छा है। और इसमें भी वो ब्लूबेरी मफिन रैश हो सकता है? जी हाँ, रूबेला में भी हो सकता है। ये सब दिखाता है कि रूबेला जैसी बीमारियों से बचाव कितना जरूरी है। सोर्स सीधे वैक्सीन की बात नहीं करता, पर जाहिर है MMR वैक्सीन का महत्व यहाँ साफ झलकता है। बिल्कुल। अब आते हैं सी पर, साइटोमेगैलोवायरस, CMV। हाँ इसके फैलने के तरीके थोड़े अलग हैं। सोर्स कहता है सेक्सुअल कांटेक्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट से। जी। और माँ में लक्षण, फिर से वही कहानी, अक्सर कोई लक्षण नहीं या फिर बस हल्की सी मोनोन्यूक्लियोसिस जैसी बीमारी, थकान, बुखार। हाँ बिल्कुल, CMV तो एक्चुअली जन्मजात संक्रमण का सबसे आम कारण है। सच में सबसे आम? हाँ, और माँ में लक्षण इतने हल्के होते हैं कि पता ही नहीं चलता, लेकिन बच्चे पर असर बहुत बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे कि सोर्स के हिसाब से सबसे बड़ी चिंता है सुनने की क्षमता का परमानेंट लॉस, बहरापन। ओह, और ये जन्म के समय हो सकता है या कई बार जन्म के कुछ महीनों या सालों बाद धीरे धीरे आता है, तो पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत खराब बात है। बिल्कुल। इसके अलावा CMV वाले बच्चों में दौरे पड़ना, स्किन पर पिटेकियल रैश, वही ब्लूबेरी मफिन रैश। फिर से वही रैश? हाँ, आंखों में कोरियोरेटिनाइटिस और दिमाग में पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, मतलब दिमाग के खास हिस्सों के पास कैल्शियम जमा होना। तो दिलचस्प और चिंता की बात यही है कि माँ में ये इन्फेक्शन चुपचाप निकल गया, पर बच्चे की सुनने की शक्ति जा सकती है या दिमाग पर असर पड़ सकता है। ये टॉक्सोप्लाज्मा वाले कैल्सिफिकेशन से अलग होता है क्या? हाँ, पैटर्न थोड़ा अलग होता है जो पहचानने में मदद कर सकता है। ओके, अब बारी है एच की। सोर्स यहाँ 2 वायरस बताता है। पहला है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। हाँ, इसके बारे में तो सबने सुना है। सोर्स कहता है माँ को ये सेक्सुअल कांटेक्ट या नीडल स्टिक इंजरी से हो सकता है। माँ में लक्षण CD4 काउंट पर निर्भर करते हैं। जी। प्रेगनेंसी में इसका क्या मतलब है? प्रेगनेंसी में HIV का माँ से बच्चे में जाना, जिसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता रही है। हाँ, ये वायरस प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के जरिए या डिलीवरी के समय या फिर बाद में ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे तक जा सकता है। ओ, ब्रेस्ट फीडिंग से भी? हाँ, उससे भी। अगर माँ HIV पॉजिटिव है और इलाज नहीं ले रही, तो बच्चे में बार बार गंभीर इन्फेक्शन होना, वजन ना बढ़ना, लंबे समय तक दस्त लगना, ये सब आम हो सकता है। पर यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आजकल जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART है, उसने माँ से बच्चे में HIV जाने का खतरा बहुत बहुत कम कर दिया है। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये मेडिकल साइंस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके लिए प्रेगनेंसी में HIV की जांच होना और अगर माँ पॉजिटिव है तो टाइम पर और रेगुलर इलाज शुरू होना बहुत जरूरी है। बिना इलाज के रिस्क अभी भी काफी ज्यादा है। समझ गया। H में दूसरा वायरस है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, HSV, खासकर टाइप 2। हाँ, HSV-2 जो जेनिटल हर्पीज से ज्यादा जुड़ा है। ये त्वचा या म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। और माँ में लक्षण फिर वही पैटर्न, अक्सर कोई लक्षण नहीं या कभी-कभी जेनिटल्स पर दर्द वाले छाले या घाव। जी, हर्पेटिक लीजन्स। तो बच्चे के लिए खतरा कब होता है? न्यूनेटल हर्पीज, मतलब नवजात बच्चे में हर्पीज, ये एक बहुत ही गंभीर जानलेवा कंडीशन हो सकती है। यहाँ बच्चे के लिए मेन खतरा जन्म के समय होता है। सोर्स साफ कहता है कि अगर माँ को डिलीवरी के टाइम एक्टिव जेनिटल हर्पीज लीजन्स हैं, मतलब छाले हैं उस समय? हाँ, अगर एक्टिव घाव है तो बच्चा बर्थ कैनाल से गुजरते हुए वायरस के संपर्क में आ सकता है और इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। जैसे बच्चे में ये वायरस पूरे शरीर में फैल सकता है या फिर दिमाग और उसकी झिल्लियों में गंभीर सूजन कर सकता है, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस जिसे कहते हैं। दिमाग में सूजन? हाँ, बच्चे की स्किन, आंख, मुंह पर भी हर्पीस के छाले दिख सकते हैं। इसलिए जिन महिलाओं को जेनिटल हर्पीस की हिस्ट्री है, उनकी प्रेगनेंसी के आखिर में और डिलीवरी के टाइम खास निगरानी और मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसे अगर एक्टिव लीजन्स हैं तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। अच्छा, ये बचाव का एक तरीका है। जी। सोर्स में एक और इन्फेक्शन का जिक्र है, सिफिलिस। ये पारंपरिक टॉर्च लिस्ट में कभी O में आता है, कभी अलग से गिना जाता है। हाँ, सिफिलिस ट्रिपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया से होता है। ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। सोर्स खास तौर पर बताता है कि माँ में सिफिलिस के प्राइमरी स्टेज
जब वो दर्द रहित छाला या शैंकर बनता है। जी, प्राइमरी स्टेज। और सेकेंडरी स्टेज जब शरीर पे रैश फैल जाता है, उस दौरान बच्चे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। अगर ये बच्चे तक पहुंच गया तो जन्मजात सिफिलिस, कॉन्जेनिटल सिफिलिस, इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। सोर्स के अनुसार ये गर्भ में ही बच्चे की मौत का कारण बन सकता है, स्टिल बर्थ, या फिर हाइड्रोप्स फेटालिस हो सकता है, मतलब बच्चे के शरीर में बहुत ज्यादा पानी भर जाना। और अगर बच्चा जिंदा पैदा होता भी है तो इसमें कई परमानेंट और अजीब सी शारीरिक विकृतियां आ सकती हैं। किस तरह की? सोर्स कुछ बताता है जैसे हचिनसन टीथ, आगे के दांतों में खास तरह का कट या नोच होता है, सैडल नोज, नाक चपटी दिखती है, छोटा ऊपरी जबड़ा, सेबर शिन्स, टांग की हड्डी तलवार जैसी मुड़ी हुई। सेबर शिन्स, तलवार जैसी? हाँ, और 8वीं क्रेनियल नर्व खराब होने से बहरापन भी हो सकता है। ये सिफिलिस के देर से दिखने वाले लक्षण हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। और ये स्थिति इतनी गंभीर है कि ये इस बात पर जोर देती है कि प्रेगनेंसी में सभी महिलाओं की सिफिलिस और दूसरे एसटीआई की जांच कितनी जरूरी है, और अगर इन्फेक्शन मिले तो तुरंत इलाज। बिल्कुल, जांच और इलाज सबसे जरूरी है इसमें। हाँ जी। अच्छा, सोर्स में टॉर्च और सिफिलिस के अलावा कुछ और बैक्टीरिया और वायरस का भी जिक्र है जो मां से बच्चे में जा सकते हैं। जी, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस एग्लैक्टिए, जिसे ग्रुप बी स्ट्रेप या जीबीएस कहते हैं, ई कोलाई और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। हाँ, लिस्टीरिया। सोर्स कहता है कि ये तीनों ही बच्चों में मेनिंजाइटिस कर सकते हैं, दिमाग की झिल्लियों में सूजन। बिल्कुल। और एक और वायरस, पार्वोवायरस B19, जो हाइड्रोप्स फेटालिस कर सकता है। ये टॉर्च के दायरे से तो बाहर हैं, पर इनका जिक्र क्यों है यहाँ? बिल्कुल, ये तकनीकी रूप से टॉर्च एक्रोनिम का हिस्सा नहीं है, पर ये नवजात के लिए उतने ही गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं, और ये माँ से बच्चे में फैलने वाले इन्फेक्शंस की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा। जैसे ग्रुप बी स्ट्रैप है, ये बैक्टीरिया अक्सर गर्भवती महिला की वजाइना या रेक्टम में बिना कोई लक्षण पैदा किए रहता है। मतलब माँ को पता ही नहीं होता? अक्सर नहीं, लेकिन डिलीवरी के टाइम ये बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है, और नवजात में सेप्सिस मतलब खून का इन्फेक्शन और मेनिंजाइटिस का एक बड़ा कारण है ये। ओह। इसीलिए कई देशों में प्रेगनेंसी के आखिर में सभी महिलाओं की जीबीएस स्क्रीनिंग होती है, और अगर वो पॉजिटिव है तो डिलीवरी के टाइम एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि बच्चे को बचाया जा सके। ये तो बहुत जरूरी स्क्रीनिंग हुई। हाँ, इसी तरह लिस्टीरिया है, ये खराब खाने से होता है, जैसे बिना पास्चुराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट या डेली मीट, और ये भी गर्भपात, स्टिल बर्थ या बच्चे में गंभीर इन्फेक्शन कर सकता है। और पार्वोवायरस B19, जिसे फिफ्थ डिजीज भी कहते हैं, बच्चों में आम है, पर प्रेग्नेंट महिला में ये भ्रूण में गंभीर अनीमिया और हाइड्रोप्स फेटालिस कर सकता है। अच्छा। तो इन सब का जिक्र ये दिखाता है कि माँ से बच्चे में फैलने वाले इन्फेक्शंस का दायरा सिर्फ टॉर्च तक नहीं है। प्रेगनेंसी में बहुत तरह की देखभाल, निगरानी और जागरूकता की जरूरत होती है। तो इस सारी जानकारी को अगर समेटें, जो हमने समझा, उसका निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे अहम बात जो बार बार सामने आई वो ये है कि माँ में होने वाले इन्फेक्शंस, भले ही वो बीमार महसूस ना कर रही हों, कोई लक्षण ना हो, हाँ, वो गर्भ में पल रहे या जन्म लेने वाले बच्चे के लिए बहुत गंभीर, यहाँ तक कि जिंदगी भर रहने वाले परिणाम ला सकते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि ये अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी कितने अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। कहीं बिल्ली के मल से, कहीं अधपके मांस से, कहीं खांसने छींकने से, जी, कहीं सेक्सुअल कांटेक्ट से, तो कहीं सीधे जन्म के दौरान माँ से बच्चे तक। और उनके असर भी कितने अलग अलग हैं। बच्चे की आंखें, कान, दिल, दिमाग, हड्डियां, त्वचा, सब कुछ प्रभावित हो सकता है। ये जानना वाकई आंखें खोलने वाला है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। ये जानकारी ना सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं और उनके परिवारों के लिए, बल्कि उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सबके लिए बेहद जरूरी है। हाँ। असल में एक अच्छी प्रीनेटल केयर का बड़ा हिस्सा इन्हीं रिस्क्स को पहचानने, उनकी रोकथाम करने, जैसे साफ सफाई, सुरक्षित खाना, जरूरत हो तो वैक्सीनेशन, इनकी स्क्रीनिंग करने, जैसे सिफिलिस, HIV, GBS की जांच, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसका सही टाइम पे मैनेजमेंट करने पर ही फोकस होता है। सही बात। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के बीच का वो अटूट और कितना नाजुक रिश्ता है,
उसको दिखाता है। बिल्कुल। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसे इन्फेक्शन से बचाना और अगर वो इन्फेक्टेड हो तो उसका सही इलाज करना, ये सीधे तौर पर बच्चे के स्वस्थ विकास और सुरक्षित भविष्य को पक्का करने में मदद करता है। बहुत सही कहा आपने। है हम्म। पर्सनल केयर और मेडिकल इंटरवेंशन तो जरूरी है ही, लेकिन यहाँ एक विचार आगे ले जाने के लिए ये है कि एक समाज के तौर पर हम इन जन्मजात संक्रमणों की रोकथाम को और बेहतर बनाने, इनके जल्दी डायग्नोसिस को पक्का करने और जो बच्चे और परिवार इनसे प्रभावित होते हैं उनके लिए मैनेजमेंट और सपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए और क्या कदम उठा सकते हैं। हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या इसमें हेल्थ एजुकेशन को और असरदार तरीके से फैलाना, सभी तक अच्छी प्रीनेटल केयर और ज़रूरी जांचों और टीकों की पहुंच को बराबर बनाना और सोशल सपोर्ट नेटवर्क को ताकत देना शामिल नहीं होना चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें सोचते रहना होगा।